स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया। इनर्शिया जो होता है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इनर्शिया मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपनी रेस्ट की स्टेट को या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को एक स्ट्रेट लाइन में मेंटेन करना चाहती है। मेंटेन करने का मतलब कि वो उसको चेंज नहीं होने देना चाहती। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मैटर में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे। तो अगर वो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, स्ट्रेट लाइन में। तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्चू ऑफ विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो मतलब हम अगर दूसरे शब्दों में इसको कहना चाहें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है ये मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होता है उसकी चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी चेंज नहीं होने देना चाहता। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में नहीं आना चाहता, अपनी स्टेट के चेंज होने को रेजिस्ट करता है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहता, अगर मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आना चाहता। और अगर मोशन में है तो रहता भी कैसे है, इन ए स्ट्रेट लाइन, और अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को भी वो चेंज नहीं करना चाहता। तो इसको हम इनर्शिया कह देते हैं। तो इनर्शिया जो है इसकी हम इसको तीन तरीक़ों से इसकी तीन टाइप्स हम कह सकते हैं कि इसकी तीन टाइप्स होती हैं। जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि व्हेन द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द बॉडी टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट unless an external force acts on it. For example, the tendency of moving back when the stationary bus starts to move is due to the inertia of rest. तो इसमें जैसा बताया गया है कि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि बॉडी की ये टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो मूव नहीं करना चाहती। तो बॉडी जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहती है, अपनी रेस्ट वाली स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहती। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि इसकी मैं आपको कई एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि अगर कोई बस जो है वो अचानक चल पड़ती है तो जो पैसेंजर होते हैं उनको पीछे की तरफ धक्का लगता है, जैसा कि इस केस में दिखाया गया है। इधर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस केस में आपको देखने में मिलेगा कि पैसेंजर जो है, ये पैसेंजर पहले बिल्कुल सीधा खड़ा था, तो लेकिन जब बस चल पड़ी तो इसके पाँव वहीं रह गए, पाँव इसके वहीं रह जाते हैं। तो लेकिन बाकी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो वहीं रहना चाहती है, जो पाँव हैं वो बस के साथ टच कर रहे हैं क्योंकि बस चल रही है। तो इसलिए पाँव जो होते हैं वो बस के साथ चल पड़ते हैं। तो लेकिन बाकी बॉडी जो है रेस्ट में थी, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो इस वजह से पैसेंजर को ऐसा लगता है कि कोई भी जो उसमें ट्रैवल कर रहा था उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको पीछे की तरफ एक जर्क लगा है। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट की मैं आपको और एग्जांपल्स बताता हूँ। जिस तरह से अगर कोई पर्सन क्या करता है कि पेड़ को, किसी ट्री को शेक करता है, अगर किसी ट्री को शेक करेगा जैसा कि इस केस में दिखाया गया है, तो ट्री को अगर शेक करता है तो ट्री से जो फ्रूट होते हैं या जो भी उसके ऊपर कई बार उसके जो लीव्स होते हैं तो शेक करने पर वो नीचे गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रूट है, जो ट्री के साथ फ्रूट लगा हुआ है, तो वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। जब हम ट्री को शेक करते हैं तो ट्री हिलता है, तो लेकिन जो फ्रूट है वो अपनी जगह रहना चाहता है।
तो इस वजह से फ्रूट अपनी जगह रह जाता है, ट्री की जो ब्रांच होती है वो आगे को निकल जाती है, तो जिसकी वजह से फ्रूट टूट के नीचे गिर जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है। तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पैसेंजर होता है, ये एक और आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ पर भी क्या है कि पैसेंजर रुका हुआ था, तो उसके ये और पिक्चर आपको ज़्यादा क्लियर करेगी कि यहाँ पर उसके पाँव जो हैं वहीं रह जाते हैं, लेकिन पर्सन जो है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो यही ये दूसरी बार फिर से मैंने आपको बता दिया कि पैसेंजर जो है उसको उसके पाँव वहीं रह जाते हैं जहाँ पर वो पहले शुरू में खड़ा हुआ था। पहले यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ था, जैसे ही बस चल पड़ी तो उसकी बॉडी वहीं रह गई, उसके पाँव वहीं रह गए। पाँव जो होते हैं वो बस के साथ चल पड़ते हैं, लेकिन बॉडी जो है वहीं रहना चाहती है, तो जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि उसको पीछे की तरफ जर्क जो है वो लगा है। ठीक है, तो पाँव जो होते हैं वो बस के साथ चल पड़ते हैं, बॉडी रेस्ट में थी, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि उसको पीछे की तरफ जर्क जो है वो लगा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कभी कोई अगर मैट होती है, तो मैट में से अगर डस्ट को निकालना है तो उसको किसी स्टिक के साथ या किसी चीज़ के साथ बीट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक स्टिक के साथ इसको मैट को बीट किया जा रहा है। ये जो मैट है, ये मैट जो है तो इसको बीट किया जा रहा है एक स्टिक के साथ। तो क्या होता है, जब इसको बीट किया जाएगा तो बीट करने पर ऐसा होगा कि जो मैट है वो स्टिक की वजह से पीछे चली जाएगी, लेकिन डस्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या थे, रेस्ट में थे, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, तो डस्ट के पार्टिकल वहीं गिर जाएंगे क्योंकि वो रेस्ट में थे वहीं रहते हैं और मैट पीछे चली जाती है, तो जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और डस्ट के पार्टिकल जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से डस्ट को हम अलग कर सकते हैं फ्रॉम मैट। एक और एग्जांपल बताता हूँ कि ये एक हमारे पास कोई ग्लास है, ये ग्लास के ऊपर एक हमने कोई छोटा सा कार्डबोर्ड रख दिया, ये कार्डबोर्ड रख दिया हमने इसके ऊपर यहाँ पर। तो कार्डबोर्ड रखने के बाद उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो कार्डबोर्ड है उसको जल्दी से खींच लेते हैं, जैसा कि इधर दिखाया गया है कि कार्डबोर्ड को जल्दी से खींच लिया गया, तो कॉइन क्या होता है, कॉइन इसके अंदर गिर जाता है। तो कॉइन क्यों गिरता है अंदर? कॉइन इस वजह से गिरता है क्योंकि कॉइन रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहता है, उसी जगह रहना चाहता है। हमने खींचा, जब कार्डबोर्ड को खींच लिया तो जो कॉइन होता है वहीं रहना चाहता है, इस वजह से वो पानी के बीच में, उस ग्लास के बीच में गिर जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास थी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, ये कुछ एग्जांपल्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट की थी। इसी तरह से एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि when the resistance is offered by the body to continue in the motion in the same direction unless an external force acts on it। तो जैसे इसमें बात बताई गई है कि किसी भी बॉडी की ये टेंडेंसी होती है कि स्ट्रेट लाइन में चलने की, एक ही डायरेक्शन में चलने की, तो जब तक उसको कोई बाहर की ताकत ना लगाई जाए तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती है, सीधा स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहती है। तो ये जो किसी बॉडी की टेंडेंसी होती है, ये बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं होना देना चाहती, उसको रेजिस्ट करती है। इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, कि वो जो रेजिस्टेंस करती है अपनी डायरेक्शन को चेंज होने के लिए, तो वो रेजिस्ट करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देना चाहती, इसको हम बोल देते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि कोई अगर कार जो होती है जब एक टर्न लेती है, तो जब टर्न लेती है तो उस वक्त क्या होता है कि कार के बीच में जो ड्राइवर है या कोई और लोग भी अगर बैठे हैं तो उनको हमेशा एक साइड की तरफ धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अभी भी सीधा जाना चाहते हैं, उनकी बॉडी अभी भी सीधा जाना चाहती है। जब कार टर्न ले लेती है उनकी बॉडी अभी भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी अभी भी सीधा जा रही है।
तो बॉडी की टेंडेंसी होती है, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है, अगर वो किसी डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वो चलती रहना चाहती है, तो इसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। तो उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन किसको कहा जाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन जो होता है वो हम कह देते हैं व्हेन द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द बॉडी टू कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में हम ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, तो वो रेजिस्ट करती है रेस्ट में आने के लिए। अगर उसको रेस्ट में लाना चाहें तो वो रेस्ट में आना नहीं चाहती, वो मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहती है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है जो बॉडी लगाती है कि मोशन से रेस्ट में आने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाती है उसको हम कह देते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। उसको इनर्शिया ऑफ मोशन कह देंगे कि ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, बॉडी की, ठीक है, मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल बताई गई है, द पैसेंजर्स फॉल डाउन व्हेन ए मूविंग बस स्टॉप्स सडनली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मैंने ऊपर आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बताया था कि जब कोई रुकी हुई बस अचानक चल पड़ती है तो पैसेंजर के पाँव जो होते हैं वो बस के साथ चल पड़ते हैं, लेकिन उसकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। इसी तरह से ये इनर्शिया ऑफ मोशन में भी हम ये वाली एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि जब बस चल रही है तो पूरा सिस्टम, बस भी, उसके बीच में पैसेंजर भी, तो बस के अंदर हर एक चीज़ जो है वो उसी स्पीड से चल रही है जिस स्पीड से बस चल रही है। तो जब बस अचानक रुक जाती है, बस को ब्रेक लगाई जाती है, रोका जाता है, तो क्या होता है कि बॉडी मोशन में थी, मोशन में ही रहना चाहती है। तो जो अगर कोई पैसेंजर बस में खड़ा हुआ है तो उसके पाँव बस के साथ ही रुक जाते हैं, क्योंकि जब बस रुक गई तो उसके पाँव भी साथ में रुक जाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहती है, तो इसलिए उसकी बॉडी आगे की ओर चली जाती है और पैसेंजर को ऐसा लगता है कि उसको जैसे कोई आगे की ओर धक्का लगा है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा कि अगर किसी गाड़ी के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, और गाड़ी किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ये बताया हुआ है इसकी मोशन इस तरफ है, तो गाड़ी इधर को जा रही है, इसकी मोशन हो रही है, तो नेचुरली जो ऊपर सामान रखा हुआ है उसकी मोशन भी हो रही है, वो भी मोशन में है। तो ये गाड़ी भी मोशन में है, ऊपर रखा सामान भी मोशन में है, तो पूरा सिस्टम मोशन में है। लेकिन जब गाड़ी स्टॉप हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर स्टॉप लिखा है, जैसे ही गाड़ी स्टॉप करती है, रुक जाती है, तो गाड़ी रुक गई, लेकिन ऊपर का जो सामान रखा हुआ है वो अभी भी मोशन में रहना चाहता है, इसलिए वो मोशन में होता है और वो नीचे आकर गिर जाता है, आगे की तरफ नीचे गिरेगा, क्योंकि वो मोशन में था तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हमने देखा इनर्शिया और उसकी तीनों टाइप्स देख ली कौन कौन सी होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम किसको कहते हैं? मोमेंटम इज द मेजर ऑफ टोटल मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी। मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। मैथमेटिकली मोमेंटम जो है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी के। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में अगर हमें कोई पूछता है कि बॉडी की मोशन किसकी ज़्यादा है, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, हम कहते हैं कि जो चीज़ तेज़ चल रही है उसकी मोशन ज़्यादा है और जो चीज़ धीरे चल रही है उसकी मोशन कम है। तो लेकिन जो मोशन होती है बॉडी की वो सिर्फ बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो बॉडी के मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है उसकी मोशन ज़्यादा होगी। किस तरह से? क्योंकि अगर कोई मैसिव बॉडी है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। अगर कोई छोटी सी बॉडी है, जैसे क्रिकेट की बॉल है,
अगर एक क्रिकेट की बॉल मूव कर रही है, चाहे वो तेज़ भी मूव कर रही है, उसको रोकना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उसकी मोशन कम है। तो लेकिन अगर कोई बड़ी सी चीज़ जैसे कोई बस मूव कर रही है, तो अगर उसकी वेलोसिटी थोड़ी अगर कम भी होगी, तब भी उसको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो किसी बॉडी की मोशन होती है, वो सिर्फ बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके मास के ऊपर भी डिपेंड करती है और उसकी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो हम एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जो बॉडी की टोटल मोशन के बारे में बताती है, और वो होता है मोमेंटम। और मोमेंटम को हम पी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होती है? मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मास का जो यूनिट होता है किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। तो इसलिए मोमेंटम का जो यूनिट हो जाएगा, वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें यह कहा गया है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हमें ये पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मोमेंटम में जो चेंज आता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आती है, मोमेंटम में जल्दी जल्दी चेंज आती है, क्विकली चेंज आती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होता है, मोमेंटम में जल्दी चेंज आती है, क्विकली चेंज आती है। और और मोमेंटम में जो चेंज आती है, वो आती भी कौन सी डायरेक्शन में है? जिस साइड में फोर्स लगाई जाती है। जिस साइड में फोर्स लगाई जाए, उसी साइड में जो मोमेंटम में चेंज आती है। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। एम वी हो गया फाइनल मोमेंटम, एम यू हो गया इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। जितने टाइम में ये मोमेंटम में चेंज आ गई, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स के ऊपर। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा? आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं, तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पर के की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो हम कहेंगे एफ किसके बराबर हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। एम कॉमन निकाल लेंगे तो वी एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी माइनस यू अपॉन टी जो होता है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जैसा आप लोग जानते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फोर्स जो हो जाएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन बन जाता है। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। इसके बाद कुछ इसका और जो है आगे का पोर्शन नेक्स्ट टाइम हम